हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक से होंगे और पढ़ाई सबकी अच्छे से चल रही है। तो आज का क्लास शुरू करते हैं और आज का क्लास का टॉपिक ले रहे हैं क्लास 10 साइंस एंड द चैप्टर इज एसिड्स बेसेज एंड सॉल्ट्स। चैप्टर में आज हम लोग एक टॉपिक स्टडी करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस यानी कि एसिड और बेसिस का स्ट्रेंथ। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो मिनरल एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लाइक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए होते हैं कि जब इस एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं, यानी कि जब इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, तो हाइड्रोजन आयन कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। जैसे कि HCl को जब पानी में इसको डिजोल्व करेंगे तो इस HCl से हाइड्रोजन आयन कंप्लीटली आयनाइज होगा, या कह सकते हैं कि डिसोसिएट हो जाएगा, यानी कि H आयन एक्वस एंड प्लस क्लोराइड आयन एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। या ये कह सकते हैं कि यदि इसका आपने 10 मोल लिया और वाटर में डिजोल्व कर दिया तो यहाँ पे भी 10 मोल बनेगा और यहाँ पे क्लोराइड का भी 10 मोल बनेगा। 10 मोल यदि HCl का आपने पानी में डिजोल्व कर दिया तो 10 मोल हाइड्रोजन आयन बनेगा और 10 मोल क्लोराइड आयन बनेगा, यानी कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन वीक एसिड के केस में ऐसा नहीं होता है। वीक एसिड के केस में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एसिटिक एसिड, या कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड आर द वीक एसिड। सो वीक एसिड एग्जाम्पल के लिए एसिटिक एसिड, इसको यदि इसका 10 मोल लेके वाटर में डिजोल्व करेंगे, एक्वस वाटर में डिजोल्व करेंगे, तो ये 10 मोल एसिटेट आयन बनना चाहिए और 10 मोल हाइड्रोजन आयन बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि 3 मोल हाइड्रोजन आयन का बने और प्लस उसी तरह से 3 मोल एसिटेट आयन का बनेगा और प्लस 7 मोल एसिटिक एसिड एज इट इज रह जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि अनडिसोसिएटेड रह जाएगा, यानी कि उसका डिसोसिएशन या आयनाइजेशन नहीं होगा, उसका डिसोसिएशन या आयनाइजेशन नहीं होगा। तो ये कह सकते हैं कि वीक एसिड केस में ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है। वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो कुछ पोर्शन इसका डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है आयंस में, लेकिन कुछ पोर्शन एज इट इज रह जाता है, यानी कि अनडिसोसिएटेड रह जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 10 मोल ले रहे हैं तो 3 मोल ही इसका टूट रहा है, जो 3 मोल टूटने पे से 3 मोल हाइड्रोजन आयन बन रहा है और 3 मोल स्टेट आयन और बाकी 7 मोल एज इट इज रह जाता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड केस में ऐसा नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड केस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वीक एसिड केस में कंप्लीटली नहीं होता है, बल्कि ये पार्शियल डिसोसिएशन होता है या पार्शियल आयोनाइजेशन होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। उसी तरह से यदि हम बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस फॉर एग्जाम्पल के लिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH, इसको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे NaOH को, यानी कि जब इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। ये कंप्लीट आयनाइज होके सोडियम प्लस आयन बनेगा और प्लस हाइड्रोक्साइड माइनस आयन बनेगा, यानी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। या इसको ऐसे देखें कि यदि इसका 10 मोल लेते हैं तो यहाँ भी 10 मोल ऑफ सोडियम आयन एंड 10 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कंप्लीटली आयनाइज हो गया। इसको कह सकते हैं कि कंप्लीट आयनाइजेशन।
कंप्लीट आयनाइजेशन या डिसोसिएशन, इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेसेस। नेक्स्ट है वीक बेसेज। वीक बेसेज फॉर एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका पार्शियल आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन होता है। जैसे कि यदि इसका 10 मोल लेते हैं NH4OH और इसको यदि वाटर में डिजोल्व करते हैं एक्वस, तो ये हो सकता है कि 2 मोल अमोनियम आयन बनेगा एक्वस, प्लस 2 मोल क्लोराइड आयन बनेगा एक्वस, एंड प्लस रेस्ट जो 8 मोल है NH4OH एक्वस एज इट इज रह जाएगा, यानी कि ये जो 8 मोल है डिसोसिएट नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं पार्शियल आयोनाइजेशन, पार्शियल डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन भी बोलते हैं इसको। तो ये डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में। स्ट्रॉन्ग बेस में कंप्लीट आयनाइज होता है, यानी कि उसके आयंस जितने भी हम लेते हैं मॉलिक्यूल्स वो कंप्लीट आयन में टूट जाते हैं। लेकिन वीक बेसेज केस में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे पार्शियल होता है, कुछ मोल टूट जाता है और कुछ मोल एज इट इज रह जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। या कह सकते हैं कि जैसे पहले हमने बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में यही डिफरेंस है। देन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेज। तो ये तो हम जान गए कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेसेज है, या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कैसे बनता है, या कैसे इसको हम बताएंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन एसिड टू एसिड ही यदि हमें कंपेयर करना पड़े तो हम कैसे पता करेंगे कि जैसे 2 एसिड में ही हम कंपेयर करना चाहें, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि HCl 0.1 मोलर है और दूसरा HCl है 0.2 मोल HCl है, तो हम कैसे पता करेंगे कि इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर है, यानी किसका स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्गर मीन्स किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए पीएच का कंसेप्ट है, पीएच। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को जानने के लिए पीएच स्केल का जानना बहुत जरूरी है। तो पीएच स्केल से जानते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। उस तरह से इधर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। This is the pH scale. pH scale. तो यदि एसिड को हम पानी में वाटर में डिजोल्व करते हैं या बेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उसका पीएच यदि हम डिटरमिन कर लेते हैं, पीएच नाप लेते हैं, पीएच यदि फाइंड कर लेते हैं, तो हम बता सकते हैं कि वो एसिड या बेस का स्ट्रेंथ क्या है, वो एसिड और बेस का स्ट्रेंथ कितना है। तो पहले तो जानते हैं पीएच क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच इज पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच को निकालते कैसे हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पीएच। पीएच इक्वल नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इससे पीएच निकालते हैं। पीएच यदि 7 होगा, यदि पीएच किसी सोल्यूशन का पीएच 7 होगा, इफ पीएच इक्वल 7, तो इसको हम कहेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए वाटर ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, या सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है।
pH उसका 7 के आसपास होता है। इफ pH इज ग्रेटर देन 7 तो बेसिक सोल्यूशन होगा, बेसिक सोल्यूशन होगा, जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यदि pH लेस देन 7, 7 से pH 7 से लेस होगा pH, तो उस केस में एसिडिक सोल्यूशन होगा, एसिडिक सोल्यूशन होगा। जैसे कर सकते हैं कि सोल्यूशन ऑफ HCl, सोल्यूशन ऑफ HCl। तो pH मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH को निकालने के लिए pH इक्वल नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और जिस सॉल्यूशंस में जितना ही ज़्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा उसका वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। जिस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना ही ज़्यादा होगा वो सोल्यूशन उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। और हाइड्रोजन आयन निकालने के लिए pH का हेल्प लेते हैं, यानी कि pH से पता चल जाएगा कि कोई सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो यदि किसी भी सोल्यूशन का pH 7 होगा तो वो न्यूट्रल होगा, pH 7 होगा तो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा, जैसे कि वाटर का ऑलमोस्ट 7 के आसपास आता है, उस तरह से यह सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। pH यदि 7 से ज़्यादा होगा, pH यदि 7 से ज़्यादा होगा, जैसे ये 7 से 14 है तो ये बेसिक होगा, बेसिक। और यहाँ पे न्यूट्रल होगा, दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट। और यदि 7 से कम होगा, यानी कि यदि इधर होगा तो ये एसिडिक होगा, ये एसिडिक होगा। इस पोर्शन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज हायर, इस पोर्शन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होता है। यहाँ पे कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज लोअर, कम होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि pH यदि 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक होगा, यानी कि pH 7.1 से लेके 14 तक हो तो बेसिक होगा। यदि 7 से कम होगा, 0 से लेके 7 के बीच में होगा तो सोल्यूशन एसिडिक होगा, और 7 होगा तो न्यूट्रल होगा। और pH का जो रेंज होता है, pH रेंज इक्वल 0 to 14 होता है, 0 to 14 के बीच में pH का रेंज होता है, जिसमें कि 0 से 7 के बीच में यदि सोल्यूशन का pH होगा तो एसिडिक होगा, 7 होगा तो न्यूट्रल होगा, और 7 से 14 के बीच में pH होगा तो सोल्यूशन बेसिक होगा। तो हमें ये पता करना है कि किसी सोल्यूशन का यदि pH दिया हुआ हो तो हम ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है या वीकर है, कैसे पता करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 एसिड दिया हुआ है, 2 एसिड दिया हुआ है, एसिड 1 और एसिड 2, 2 एसिड दिया हुआ। इसका pH, एसिड 1 का pH मान लीजिए कि 4 है और एसिड 2 का pH 3 है, तो इसमें किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है या कौन सा एसिड इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। दोनों एसिड है, क्योंकि दोनों का pH 7 से कम है, दोनों एसिड है। यहाँ पे देख रहे हैं कि pH 4 है और यहाँ पे pH 3 है। यहाँ पे कह सकते हैं कि एसिड स्ट्रेंथ, यदि आप 7 से 0 की तरफ आएंगे, 7 से 0 की तरफ आएंगे तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। उसी तरह से आप 7 से यदि 14 की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस,
बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, यानी कह सकते हैं कि यदि हायर से लोअर की तरफ जाएंगे एसिड में तो एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे एसिड 2 का पीएच कम है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे यदि पीएच कम है, एसिड स्ट्रेंथ में यदि पीएच कम होगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। सो आप कह सकते हैं कि एसिड 2 इज मोर स्ट्रॉन्गर, या कहते हैं मोर स्ट्रॉन्ग, एसिड 2 इज मोर स्ट्रॉन्ग देन एसिड 1, क्योंकि एसिड 2 का पीएच 3 है विच इज लोअर देन 4। तो एसिड के केस में जिसका पीएच लोअर होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। अब बेस के केस में यहाँ पे देख रहे हैं कि बेस यदि 2 बेस हैं, बेस 1 एंड बेस 2, इसको बेस कहने के बजाय चूंकि इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इट इज बेटर से अल्कली, इसको हम अल्कली कर सकते हैं क्योंकि जो बेस वाटर में डिजोल्व होता है उसको हम अल्कली बोलते हैं। तो चूंकि यहाँ पीएच की बात कर रहे हैं, पीएच सोल्यूशन हमेशा वाटर में होता है या पीएच लेने के लिए जो सोल्यूशन बनता है वाटर में उसको तैयार करते हैं, इसलिए हम बेटर से बेस की जगह पे हम उसको अल्कली ही बोल सकते हैं। तो मान लीजिए बेस 1 है और बेस 2 है, बेस 1 का पीएच 8 है और बेस 2 का पीएच 11 है। तो इसमें बताना है कि कौन सा बेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, कौन सा बेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो इसी केस में देख रहे हैं, बेस के केस में देख रहे हैं कि यदि 7 से आगे बढ़ते हैं तो बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, यानी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। बेस के केस में यदि 7 से आगे बढ़ते हैं, 8, 9, 10 आगे तरफ बढ़ते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पीएच 8 है और पीएच 11 है, यानी कि 11 इज ग्रेटर देन 8, इसका मतलब इसका बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, यानी कि ये ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बेस 2 इज ग्रेटर देन बेस 1 स्ट्रेंथ। यदि स्ट्रेंथ की हम बात करेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस 2 इज ग्रेटर देन बेस 1, क्योंकि बेस 2 की प्रॉपर्टी 11 है विच इज ग्रेटर देन 8। तो इस तरह से हम आपस में पीएच की वैल्यू देख के कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा एसिड या कौन सा बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इस तरह से स्ट्रॉन्गर का मतलब कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो इस तरह से हम एसिड और बेस का स्ट्रेंथ पता कर लेंगे। Now the next point is universal indicator. Universal इंडिकेटर। अब इस एसिड का स्ट्रेंथ और बेस पता कर लेंगे। ये कैसे पता करेंगे? एसिड का स्ट्रेंथ बेस पता करने के लिए उसका पीएच का वैल्यू हमें पता करना पड़ेगा, उसका पीएच का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पीएच की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पीएच की वैल्यू कर निकालने के लिए 2 मेथड है या 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक तो यूनिवर्सल इंडिकेटर से निकाल सकते हैं और दूसरा पीएच मीटर से निकाल सकते हैं। पीएच मीटर कॉस्टली आता है, ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। उसको पीएच मीटर को रन करने के लिए बैटरी या फिर इलेक्ट्रिक की जरूरत पड़ती है। यूनिवर्सल इंडिकेटर से भी हम पीएच फाइंड कर सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर से भी हम पीएच फाइंड कर सकते हैं। और पीएच जब हमें पता चल जाएगा, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच पता चल जाएगा तो हम उसको आसानी से उसका स्ट्रेंथ पता कर लेंगे। तो पीएच निकालने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का भी हेल्प लिया जा सकता है। तो इसमें हम पढ़ना है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर 2 फॉर्म में आता है। इट इज फाउंड इन स्ट्रिप एंड लिक्विड फॉर्म। इट इज फाउंड इन स्ट्रिप एंड लिक्विड फॉर्म, यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर स्ट्रिप में भी मिलता है और लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है।
it is prepared on mixing of many indicators. फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये बहुत सारे इंडिकेटर को मिला के बनता है. इट इज प्रिपेयर्ड ऑन मिक्सिंग ऑफ मेनी इंडिकेटर्स. फॉर एग्जाम्पल, मिथाइल रेड, ब्रोमोथाइमल ब्लू, थाइमोल ब्लू, ETC. यानी कि बहुत सारे इंडिकेटर को ये मिला के बनता है. इट इज प्रिपेयर्ड ऑन मिक्सिंग ऑफ मेनी इंडिकेटर्स. A color chart is supplied with this indicator, यानी इस इंडिकेटर के साथ एक कलर चार्ट भी सप्लाई होता है. जिस कलर चार्ट को देख के हम पता लगा लेते हैं कि एसिड का स्ट्रेंथ, या पता लगा लेते हैं कि उस एसिड या बेस का पीएच क्या है. और जैसे ही उसका पीएच हमें पता चल जाएगा, उस एसिड या बेस का हमें स्ट्रेंथ भी पता चल जाएगा. तो इट इज फाउंड इन स्ट्रिप फॉर्म, यानी स्ट्रिप फॉर्म में भी आता है, जैसे कि पीएच पेपर आता है वैसा भी आता है, और लिक्विड फॉर्म में भी आता है. ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है. इट इज प्रिपेयर्ड ऑन मिक्सिंग ऑफ मेनी इंडिकेटर्स. ये बनाया कैसे जाता है? ये बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला के बनाया जाता है. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मिथाइल रेड, ब्रोमोथाइमल ब्लू या थाइमल ब्लू, और भी बहुत सारे इंडिकेटर को मिला के बनाते हैं. अ कलर चार्ट इज सप्लाइड विद दिस इंडिकेटर. इस इंडिकेटर के साथ एक कलर चार्ट भी सप्लाई होता है, जिसके कलर चार्ट को हम उस स्ट्रिप से मैच कराते हैं. जैसे कि कैसे इसको यूज करते हैं, जैसे कि एक कलर चार्ट होता है इसका. इस तरह से कलर बैंड होता है इसमें. फोर्टीन बैंड होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. तो इस तरह से इसमें 14 बैंड्स होते हैं. कलर चार्ट of universal indicator. कलर चार्ट ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर. तो इसमें 14 बैंड्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से. तो जैसे 14 का मतलब है कि यहाँ पे pH 14 होगा, और इसका जो कलर होता है यहाँ पे वो होता है डार्क पर्पल होता है. उस तरह से यहाँ पे 7 हमने लिखा है, 7 मैंने pH 7, और यहाँ पे जो इस बैंड का कलर होगा वो होगा ग्रीन, होता है ग्रीन. उस तरह से यहाँ पे pH = 1, और ये जो पोर्शन यहाँ पे जो बैंड का कलर होगा वो होगा रेड. फिर हो सकता है कि यहाँ पे pH = 3, और यहाँ पे जो कलर होगा ऑरेंज. उस तरह से यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हो सकता है कि येलो हो. यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे ब्लू होगा. pH = 10, या यहाँ पे हो जाएगा pH = 5. तो इस तरह से बैंड्स होते हैं.
कलर चार्ट होता है इस तरह से, और कलर चार्ट में टोटल 14 बैंड्स होते हैं, और 14 बैंड का अपना अपना एक कलर होता है, 14 बैंड का अपना अपना कलर होता है। और ये 1 2 3 जो लिखा हुआ है ये पीएच को इंडिकेट करता है, ये पीएच को इंडिकेट करता है। अब हम क्या करते हैं कि सपोज हमारे पास कोई सोल्यूशन है, हमारे पास कोई सोल्यूशन है और उसको हमने बीकर में ले रखा है, हमारे पास सोल्यूशन है और उसको हमने बीकर में ले रखा। अब इसका हमें स्ट्रेंथ पता करना है, इसका हमें स्ट्रेंथ पता करना है। तो या तो एक स्ट्रिप फॉर्म में है, तो यहाँ इस पे यहाँ पे स्ट्रिप लेके उसमें डीप कर देंगे, स्ट्रिप लेके डीप कर देंगे। तो जो स्ट्रिप लेके जब डीप करेंगे तो वो स्ट्रिप इसमें भीग जाएगा, स्ट्रिप इसमें सोल्यूशन में भीग जाएगा, और भीगने के बाद वेट हो जाएगा, और वेट होने के बाद वो अपना एसिड या बेस की वजह से वो स्ट्रिप का कलर चेंज कर देगा, स्ट्रिप का कलर चेंज कर देगा। जब स्ट्रिप का कलर चेंज करेगा तो उस कलर को हम इस यहाँ पे कलर से मैच कराएंगे, उस स्ट्रिप के कलर को। सबसे पहले स्ट्रिप को लेकर इस सोल्यूशन में डीप करेंगे, डीप करने के बाद जैसे ही डीप करेंगे तो स्ट्रिप का कलर चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सोल्यूशन। जब ये चेंज हो जाएगा, सपोज मान लीजिए कि स्ट्रिप का कलर रेड हो गया, स्ट्रिप का कलर रेड हो गया, तो यहाँ पे हम मैच कराएंगे, तो डिफरेंटली यहाँ पे मैच करेगा, तो रेड से मैच करेगा, और रेड का यहाँ पे पीएच क्या दिया है 1। इट मीन्स कि इस सोल्यूशन का पीएच 1 है, इस सोल्यूशन का पीएच 1 है। इसका दूसरा तरीका क्या है कि ऐड 1 or 2 drops of universal indicator, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इस सोल्यूशन में ही एक, यदि ये लिक्विड फॉर्म है, यदि यूनिवर्सल इंडिकेटर आपका लिक्विड फॉर्म है, तो इस सोल्यूशन में ही 1 या 2 ड्रॉप इसमें डाल दीजिए। जैसे ही 1 या 2 ड्रॉप आप सोल्यूशन में डालेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सोल्यूशन आपका इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा। यदि इंडिकेटर का कलर ग्रीन आ गया, यदि इंडिकेटर का कलर ग्रीन आ गया, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रीन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखेंगे ग्रीन, और ग्रीन के बैंड में जाकर देखेंगे कि ग्रीन बैंड का पीएच क्या है, तो ग्रीन बैंड के सामने पीएच लिखा होगा 7। इट मीन्स कि ये सोल्यूशन जो है उसका पीएच 7 है, ये सोल्यूशन जो है उसका पीएच 7 है। या हमने मान लीजिए 1 या 2 ड्रॉप डाला और उसका इस सोल्यूशन का कलर डार्क पर्पल हो गया, सोल्यूशन का कलर डार्क पर्पल हो गया। इट मीन्स कि जब यहाँ डार्क पर्पल में जब इससे मैच कराएंगे बैंड से, तो उसके सामने पीएच लिखा होगा, यानी कि जब सोल्यूशन कलर डार्क पर्पल होगा इट मीन्स कि उसका पीएच 14 है। तो इट मीन्स कि सोल्यूशन जो दिया हुआ है उसका पीएच 14 है। तो इस तरह से हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के हेल्प से दिए हुए सोल्यूशंस का एसिड या बेसिक प्रॉपर्टी भी बता सकते हैं, और साथ में ये भी बता सकते हैं कि उसका स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ इन द सेंस कि जैसे हम स्ट्रिप से या लिक्विड से यदि हम ये पता कर रहे हैं, हमें पास मान लें कि 2 बीकर है, एक बीकर ये मान लें कि 1 है और एक दूसरा बीकर यहाँ भी 1 या 2 ड्रॉप्स हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल दिया। यहाँ पे मान लीजिए कि इसका कलर रेड आ गया, इसका कलर रेड आ गया, और यहाँ पे भी हमने डाला और इसका कलर रेड के बजाय येलो आ गया। तो रेड यदि होगा तो उसका पीएच होगा 1, और येलो होगा तो उसका पीएच होगा 5। अब हमें ये बताना है कि इसमें किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, यानी कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। सोल्यूशन 1 और 2 में हमें ये बताना है कि किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। यहाँ पर हमने 2 लिया हुआ है, यहाँ पे 1 और दिस इज 2 बीकर है। एक बीकर में हमने इंडिकेटर लगा तो उसका कलर रेड हो गया, दूसरे बीकर में इंडिकेटर लगा उसका कलर येलो हो गया। रेड हुआ इसका पीएच 1 है, इसका मतलब कि येलो हुआ इसका मतलब इसका पीएच 5 है। अब हमें ये बताना है कि इसमें स्ट्रॉन्गर कौन है, यानी किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो पीएच के केस में देखते हैं कि पीएच केस में यदि पीएच जिसका कम होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ वन, या कर सकते हैं कि सोल्यूशन 1 इज ग्रेटर देन सोल्यूशन 2। स्ट्रेंथ सोल्यूशन 1 इज ग्रेटर देन सोल्यूशन 2। दोनों एसिडिक है, दोनों का पीएच 7 से कम है, लेकिन 1 का पीएच
2 से कम है, इसलिए 1 इज स्ट्रेंथ बाई 1 इज स्ट्रॉन्गर देन 2। तो इस तरह से यूनिवर्सल इंडिकेटर के हेल्प से हम किसी सोल्यूशन का एसिड या बेसिक प्रॉपर्टी भी पता कर लेते हैं, वो एसिड प्रॉपर्टी का है या बेसिक प्रॉपर्टी का है, और साथ में उसका स्ट्रेंथ भी पता कर लेते हैं। The next point is role of pH in everyday life. Role of pH in everyday life. For example के लिए pH in our digestive system. pH in our digestive system, यानी कि फूड का डाइजेशन होता है, फूड डाइजेस्टेड इन स्टोमक, क्या कहते हैं, फूड इज डाइजेस्टेड इन स्टोमक। और डाइल्यूट एसिड में HCl इज प्रेजेंट इन स्टोमक। डाइल्यूट HCl इज प्रेजेंट इन स्टोमक which facilitate to digest the food. हमारे स्टोमक के अंदर डाइल्यूट HCl होता है जो खाना को पचाता है। If concentration of acid increases, it converted to acidity. यदि एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो वो एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाती है। एंटासिड आर used to neutralize the excess acid in the stomach. यदि स्टोमक में एसिड ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से एसिडिटी होती है, if concentration of acid increases causes acidity का कारण हो जाता है। एंटासिड्स आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन स्टोमक, और एंटासिड में हम देखें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करते हैं, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। और जो इसका कंसंट्रेशन होता है एसिड या कह सकते हैं कि HCl कंसंट्रेशन इन स्टोमक is
pH equal 1.5 to 2.0. Acid concentration in stomach, pH equal 1.5 to 2.0. यानी कि जो हमारे स्टोमक के अंदर जो एसिड होता है वो HCl होता है और उसका pH 1.5 से 2 के बीच में होता है। फूड को डाइजेशन करने के लिए HCl की जरूरत पड़ती है, या कह सकते हैं कि एसिड की जरूरत पड़ती है। और यदि एसिड का कंसंट्रेशन स्टोमक में बढ़ जाता है जिसके वजह से एसिडिटी हो जाती है, उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए एंटासिड का यूज करते हैं। एंटासिड जब लेते हैं तो जो हमारे स्टोमक के अंदर जो एक्सेस HCl है, एक्सेस एसिड है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। एंटासिड के फॉर्म में हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, या सोडियम कार्बोनेट जिसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा भी यूज करते हैं एज एंटासिड। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज और पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन था कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है। पीएच का रोल मीन्स कि यदि ये स्टोमक के अंदर जो HCl कंसंट्रेशन है या HCl का जो pH है 1.5 to 2.0, यदि ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो भी हमें फूड डाइजेशन में दिक्कत आएगी। यदि इसका pH डिस्टर्ब हो गया, यदि मान लीजिए pH इसका बढ़ गया, 2 से ज़्यादा हो गया, 3 या 4 हो गया, तो भी फूड ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। Then the next use is tooth decay caused by acid. Tooth decay caused by acid. Acids. टूथ डिके, दांत का धीरे धीरे खराब होना। होता क्या है कि हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया होता है, माउथ के अंदर बैक्टीरिया होता है। यदि हमारे खाने का कुछ पार्टिकल्स हमारे दांत में फंस जाता है, दांत में रहता है, तो वो शुगर के फॉर्म में रहता है। यदि कोई भी अनाज होता है उस अल्टीमेटली जब वो डाइजेस्ट होगा तो शुगर के फॉर्म में टूट जाता है। तो बैक्टीरिया क्या करता है कि जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया और या कह सकते हैं फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल जिसको हम कह सकते हैं कि शुगर, तो ये दोनों मिलके आपस में फिर एसिड कन्वर्ट कर देते हैं। इसको एसिड में कन्वर्ट करता है, बैक्टीरिया उस फूड पार्टिकल को एसिड में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से एसिड हमारे माउथ के अंदर एसिड बढ़ता जाता है। और यदि एसिड कंसंट्रेशन यदि उस एसिड कंसंट्रेशन इफ पीएच इज लेस देन 5.5, यदि माउथ के अंदर पीएच का पीएच 5.5 से कम होता है, एक पीएच लेस देन 5.5, देन टूथ डिके स्टार्ट, देन टूथ डिके स्टार्ट्स। तो जैसे ही हमारे माउथ में पीएच 5.5 हो जाएगा तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। टूथ डिके स्टार्ट जब होता है तो दांत धीरे धीरे खराब होने लगता है या गलने लगता है, या जो एनिमल्स है वो भी धीरे धीरे खराब होने लगता है, उसको बोलते हैं टूथ डिके। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया होता है। यदि हमारे दांतों के अंदर या मुंह के अंदर कोई खाना का पार्टिकल्स है जिसको हम शुगर कर सकते हैं, वो दोनों आपस में रिएक्शन करके एसिड बनाते हैं। यदि एसिड का कंसंट्रेशन 5.5 से, या कह सकते हैं कि यदि पीएच 5.5 से, जैसे ही हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम होता है तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। इसको हम रोक सकते हैं, इस टूथ डिके को रोक सकते हैं। प्रिवेंशन, इसका प्रिवेंशन है कि यूज गुड क्वालिटी ऑफ टूथपेस्ट। एक तो दांत को फ्रीक्वेंटली साफ करना और अच्छी क्वालिटी के टूथपेस्ट से साफ करना, क्योंकि टूथपेस्ट अल्कलाइन नेचर का होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है। तो यहाँ पे एसिड प्रोड्यूस हो गया है, और जब अल्कलाइन नेचर का टूथपेस्ट हम इसमें यूज करेंगे तो दोनों आपस में मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से टूथ डिकेइंग स्टॉप हो जाएगा। So this was something about the tooth decay caused by acid.
Then the third point is pH of soil and plant growth. pH of soil and plant growth. soil के बारे में पता है, soil का pH क्या होना चाहिए, and plant growth. So plants grow at the particular pH. Plants grow at the particular pH of soil. Or you can say plants grow at the particular pH of soil, or that is pH equal 5.0 to 6.0. यानी most of the plants grow at pH of 5.0 to 6.0 of soil. यदि soil का pH जब 5.0 या 6 के बीच में होता है तो प्लांट ठीक से ग्रो करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि soil का pH 5.0 से कम हो, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि soil का pH 6 से ज़्यादा हो या 7 से ज़्यादा हो. तो दोनों केस में सॉइल को ट्रीट करना पड़ता है. जैसे मान लीजिए कि सॉइल है और इसका pH लेस देन 5.0, तो इसको हम कहते हैं एसिडिक सॉइल है, एसिडिक सॉइल. तो इसको फिर ट्रीट करना पड़ता है. ट्रीटमेंट: मिक्स कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट इन सॉइल. कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट दोनों अल्कलाइन नेचर का होता है. जैसे ही हम उसको सॉइल में मिलाते हैं तो उसका पीएच बढ़ जाता है. सॉइल का पीएच जब 5 से कम होगा तो उसको हम एसिडिक सॉइल बोलेंगे. इसमें प्लांट ग्रो कराने के लिए इसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है. ट्रीटमेंट करने के लिए इसमें हम कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट जब मिला देते हैं तो कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट अल्कलाइन नेचर का होता है, जो मिट्टी के साथ मिलने सॉइल के साथ जैसे ही मिलता है तो सॉइल को भी एसिडिक से वो अल्कलाइन कर देता है और फिर वो सॉइल प्लांट ग्रो के लिए कॉम्पिटेंट हो जाता है. दूसरे केस में यदि सॉइल का पीएच इज ग्रेटर देन 7.0 यानी अल्कलाइन नेचर का हो सकता है, कह सकते हैं कि अल्कलाइन हो, या बेसिक सॉइल, उसको मैंने अल्कलाइन सॉइल या बेसिक सॉइल. तो इसका ट्रीटमेंट करने के लिए मिक्स ऑर्गेनिक मैटर या कह सकते हैं कंपोस्ट मिक्स कर दीजिए, या फिर इसमें जिप्सम भी मिला देते हैं. यदि सॉइल अल्कलाइन हो या बेसिक नेचर का हो जिसका पीएच 7 से ज़्यादा हो तो उस केस में उसको ठीक करने के लिए, सॉइल को ठीक करने के लिए उसमें ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या कंपोस्ट या जिप्सम मिला देने से उसकी अल्कलाइन की जो प्रॉपर्टी है या बेसिक प्रॉपर्टी है वो न्यूट्रल हो जाती है. फिर वो उसका पीएच फिर 5 to 6 के बीच हो जाता है, जिसके बाद फिर हम उसमें प्लांट को ठीक से ग्रो करा सकते हैं. तो इस तरह से प्लांट ग्रो करने के लिए सबसे सुटेबल पीएच सॉइल का 5 to 6 होता है, या कह सकते हैं प्रेफरेबली 7 होता है. उससे यदि कम, यदि एसिडिक सॉइल का यदि प्रॉपर्टी एसिडिक नेचर का है, यानी उसका पीएच 5 से कम है, तो उस केस में उसमें हम कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं.
यदि सॉइल की प्रॉपर्टी बेसिक नेचर का है, अल्कलाइन नेचर का है, जहाँ पे उसका पीएच 7 से ज़्यादा है, यानी कि उसका पीएच 8, 9, 10 है, तो उसमें हम या तो ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या कंपोस्ट या जिप्सम मिला देने से उस सॉइल का ट्रीटमेंट हो जाता है और उसके बाद फिर सॉइल पुनः प्लांट ग्रो करने के लिए सुटेबल हो जाता है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो हमने पढ़ाया वो आप लोगों को ठीक समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।